नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कथन और कार्यवाही वाले प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न जो होते हैं ज्यादातर देखे जाते हैं, छात्रों के 10 प्रश्न अगर सॉल्व करते हैं तो उनके 10 में से 8 प्रश्न सही गलत हो जाते हैं, 2 ही प्रश्न सही हो पाते हैं। लेकिन अगर आपके 10 में 8 प्रश्न सही हो रहे हैं और 2 ही गलत हो रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत ही अच्छे स्तर पर हैं। यानी कि ऐसे प्रश्नों को सही करने में, सही हल करने में बहुत ही छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं विद्यार्थियों से? तो उनकी कार्यवाही के प्रति छात्र के निर्णय क्षमता को परखने के लिए, क्योंकि आप किसी भी पोस्ट पर होंगे तो आप किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय सही है या गलत है, इसकी परख करने के लिए ही ये रीजनिंग का चैप्टर है। तो इसे हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि आपके गलत होने वाले प्रश्न को भी सही होने में मदद करेंगे। और कुछ और बातें हम लोग करेंगे, क्या करें कि हम लोग ऐसे प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही कर पाए। तो देखिए यहां पर प्रश्न का पैटर्न क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, आपने प्रश्न हल किया होगा तो, कि एक कथन होता है। कथन और तर्क में भी कथन होता है, कथन और पूर्वधारा में भी तर्क होता है, कथन और निष्कर्ष में भी कथन होता है। कथन तो कॉमन है, कथन रहेगा ही, लेकिन कथन और पूर्वधारा की बात अलग है, कथन और तर्क की बात अलग है, कथन और निष्कर्ष की बात अलग है, और कथन और कार्यवाही की बात अलग है। सब में अंतर आपको पता होने चाहिए। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो सभी चैप्टर में क्या थोड़े थोड़े अंतर है आपको पता होगा। कथन और तर्क में कथन से क्या तर्क निकाला जा सकता है, यानी कथन में एक प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का तार्किक उत्तर देना होता है तर्क में। और कथन और निष्कर्ष में कथन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कथन से ही क्या निष्कर्ष निचोड़ा जा सकता है, यह बताना होता है। और कथन और पूर्वधारा में कथन कहने से पहले क्या सोचा गया होगा, क्या उसके मन में रहा होगा कि इसने ये बात बोला, यह बताना होता है। और इस वाले कथन और कार्यवाही में कथन एक समस्या के रूप में होता है, सामान्यतः, हमेशा जो नहीं है। एक कथन एक समस्या के रूप में ज्यादातर रहता है, या कभी कभी क्रिया के रूप में रहता है, कोई काम होता है। जब समस्या होता है तो अपेक्षा की जाती है कार्यवाही के रूप में उसका समाधान करने की, या समाधान कर दीजिए पूरा पूरा, या ऐसी बड़ी समस्या है जो कि एक दिन में समाधान नहीं हो सकता तो उसका कुछ कम कर दीजिए, उसका समाधान नहीं कर पाएंगे तो उस समस्या को कम कर दीजिए, ऐसा उपाय दीजिए। या अगर कोई क्रिया हुई है तो उसके विपरीत में आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे बस में बैठे हैं, आपने किसी के सीट के नीचे सांप देख लिया तो आप एक व्यक्ति के रूप में क्या प्रतिक्रिया तत्काल देंगे, इसकी परख की जाती है। या कोई समस्या आपके सामने आ गई, कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कुछ लुटेरे किसी को लूट रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे या क्या उपाय निकालेंगे, क्या समाधान करेंगे। तो ये सब कुछ इसमें होता है, यानी कि कथन समस्या मूलक होता है सामान्यतः, और कार्यवाही समाधान देने वाला होता है, उपाय देने वाला होता है, समस्या का हल देने वाला होता है। वो समस्या को कम करे या पूरा जड़ से समाप्त करने लायक छोटी समस्या हो तो जड़ से समाप्त कर दे। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है जिसको आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने में थोड़ी सी मदद जरूर मिल जाएगी। तो देखिए यहां पर मैंने सर्वप्रथम क्या है, सबसे बड़ा ट्रिक, कि सबसे पहले आप कथन को जब ध्यान से पढ़ी तो सबसे पहले मूल समस्या का पता लगाइए कि समस्या है क्या। ऐसा नहीं है कि समस्या आपने समझा ही नहीं और उपाय देना शुरू कर दिए, और वो जो उपाय दे रहे हैं वो उस समस्या से संबंधित ही ना हो। तो इसलिए सबसे पहले मूल समस्या पकड़िए, मूल समस्या क्या है। कोई व्यक्ति रो रहा है तो रोना उसकी समस्या है, कि वो क्यों रो रहा है, किस कारण से रो रहा है, वो समस्या, उस कारण को समाप्त करना पड़ेगा। यानी कि बस उसे चुप करा दीजिए, समस्या समाप्त नहीं, वो क्यों रो रहा है, उसके रोने का कारण पता करिए, मूल समस्या पता करिए, उसके बाद ही आप समाधान दीजिए। जैसे डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोस करता है या लेबोरेटरी भेजता है कि पता लगाने के लिए कि आपके खून में क्या कमी है, या आपको जांच लिखता है, पहले पता लगाता है अच्छा डॉक्टर कि आपको कौन सा रोग है। जब पता चल जाए तब दवा देता है। कुछ डॉक्टर पहले ही दवा दे देते हैं अंदाज के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे, तो वो भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप समस्या पकड़िए कि समस्या क्या है। जब समस्या आपके सामने होगी तो उसका समाधान, उपाय करने में भी, प्रतिक्रिया करने में भी आपको ज्यादा सहूलियत होगी और आपका समाधान सही होगा। अब कुछ ट्रिक है यहां पे, कथन कार्यवाही की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले ये ट्रिक मान लीजिए कि अपने आप को जब उत्तर दीजिएगा एक सामान्य नागरिक के रूप में मत दीजिएगा कि आपका जो फायदा वाला है बस उसी को हाँ बोल दीजिए, भले दूसरे को नुकसान हो, आपका फायदा हो तो हाँ बोल दीजिए, ऐसा नहीं। व्यक्तिगत रूप से उत्तर नहीं देना है। अपने आप को प्रधानमंत्री मान लीजिए, डीएम मान लीजिए, या कोई उच्चाधिकारी मान लीजिए, या कोई सजग नागरिक मानकर उत्तर दीजिए।
अपने आप को ये मानकर उत्तर देना, एक सामान्य नागरिक मान के उत्तर नहीं देना है कि अपने आप को लाभार्थी समझ के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आप अपने आप को उच्च अधिकारी मानकर उत्तर देना है या समस्या का समाधान देना है। दूसरा, कथन और कार्रवाई की ट्रिक क्या है? तो समस्या को समाप्त कर सके तो बहुत बढ़िया है, यानी अगर आपके उपाय से, आपके समाधान से समस्या समाप्त हो जा रही तो इससे बढ़िया है क्या है? और बड़ी समस्या है जैसे आतंकवाद की घटना है, जनसंख्या विस्फोट की समस्या है, बड़ी बड़ी जो समस्या है उसको एक दो दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम उसको कम करने का कोई उपाय आप दे दीजिए। जैसे दर्द एक बार में समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उसको कम करने का तो उपाय बता दीजिए। तो ये होना चाहिए, यानी कि अगर समस्या छोटी है तो अल्पकालिक सुझाव दीजिए, समस्या बड़ी है तो दीर्घकालिक सुझाव दीजिए। यानी कि समस्या बड़ी है और उपाय जो दे रहे हैं वो अल्पकालिक है, या समस्या छोटी सी और उपाय को इतना बड़ा बता दिए कि आदमी सुनने वाला भाग जाए वहां से उपाय सुन के आपका। तो ये नहीं होना चाहिए। बड़ी समस्या बड़ा समाधान, छोटी समस्या छोटा समाधान। अब दूसरा ट्रिक यहां पे अगला है, समाधान या कार्रवाई जो भी है व्यवहारिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि अमल में ला सके। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बातें कर दिया, उसको अमल में लाना बहुत दिक्कत है व्यवहारिक जीवन में, ऐसा समाधान सही नहीं माना जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो कार्रवाई में आप ये कह दें कि भाई बहन की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि दहेज प्रथा ही समाप्त हो जाए। तो ऐसा उपाय जो असामाजिक हो, अव्यवहारिक हो, वो सही नहीं होगा, भले ही वो समस्या का समाधान करता हो। अगला है, कार्रवाई वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। वास्तविक तथ्य यानी कि आप सचमुच में वो तथ्य है, यानी वो शोध द्वारा पता चला है, तथ्यों को उन तथ्यों पर आधारित अगर आपका जो सुझाव है तो वो मान्य होगा। आपके व्यक्तिगत विचार तो आपको कुछ भी हो सकता है जो दूसरे पक्ष को मंजूर ना हो, तो व्यक्तिगत विचार के आधार पर दिया गया समाधान आपका गलत माना जाएगा। यानी कार्रवाई पूर्वाग्रहों पर आधारित न होकर मान्य तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए। अगला है, कार्रवाई से कोई नई समस्या नहीं खड़ी होती हो। यह भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आपने सुना होगा, कार्रवाई जो आप कर रहे हैं, जो समाधान दे रहे हैं, ये नहीं कि समाधान तो है, जैसे यहां पे इस गांव में कूड़े का अंबार लग गया जिससे बीमारियां फैल रही हैं, तो आपने क्या किया कि समाधान की ठीक है इस कूड़े को उठा के हम गंगा नदी में डलवा दे रहे हैं। तो एक समस्या तो आपने खत्म कर दी, समस्या खत्म हो गया, लेकिन गंगा नदी में डाल दिया तो वो गंगा में प्रदूषण फैलाएगा, कोई दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा उपाय मत दीजिए जिससे एक समस्या तो खत्म हो जाए लेकिन दूसरी समस्या तुरंत या बाद में पैदा हो। तो ऐसी समस्या को, ऐसा सुझाव आपको जो होगा वो सही नहीं माना जाएगा और गलत काटना पड़ेगा प्रश्न जब आएगा। तो नकारात्मक और असंवैधानिक कार्रवाई जो है मान्य नहीं होगी। जो भारत सरकार के संविधान में, कानून में लिखा गया उसके खिलाफ जाकर अगर आप कोई समाधान देते हैं तो मान्य नहीं होगा। जैसे किसी गुंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है या उसने आत्मसमर्पण कर दिया, इसके बावजूद भी जबरदस्ती उसको इनकाउंटर कर देते हैं आप, तो ये असंवैधानिक है कि गुंडों की संख्या या अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए अपराधियों को आत्मसमर्पण करते समय ही इनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसा सुझाव जो होगा वो तथ्यात्मक रूप से, संवैधानिक रूप से क्या होगा, नकारात्मक होगा और वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। और धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर अगर आप कोई सुझाव दे रहे हैं तो वो भी कार्रवाई आपकी प्रबल नहीं मानी जाएगी, कमजोर मानी जाएगी और वो आपका गलत हो जाएगा कार्रवाई। कार्यवाही का कथन से सीधा संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि समस्या कुछ और है और उसका समाधान बहुत घुमा फिरा के दूर से आ रहा है। जैसे कोई कहे कि हम बेरोजगार हैं और आप हमें रोजगार देने की व्यवस्था करें, सरकार अगर ऐसे ही मांग कर रहे हैं और समाधान देने वाला ये करे कि ऐसा है कि हम जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे तभी ये बेरोजगारी दूर होगी, तो जनसंख्या पर तो नियंत्रण बाद में आप करेंगे, बहुत समय बाद होगा। फिलहाल जो लोग बेरोजगार हैं उनकी पहले बात करिए। ये नहीं कि हम बात करें बेरोजगारी की और आप बात कर रहे हैं जनसंख्या की, संबंधित तो है एक दूसरे से, लेकिन फिलहाल में बेरोजगारों को रोजगार दीजिए और जो जनसंख्या बढ़े उस पर तो अलग से आप कदम उठाइए ही। लेकिन तत्काल में आपको क्या करना है, तो बेरोजगारों को रोजगार देने, प्राइवेट में या सरकारी कोई भी उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगला, देश हित में की गई कार्रवाई अधिकांश मामलों में सही होती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती है। जैसे कह दिया जाए कि देश के सभी नागरिकों को नागरिक शिक्षा दी जानी चाहिए या सभी नागरिकों को 5 साल के लिए कम से कम सेना में सेवा देना अनिवार्य हो, तो ये तो देश ही हित में है, लेकिन सामान्यतः ये कार्रवाई आपका सही नहीं माना जाएगा, व्यवहारिक नहीं माना जाएगा। तो लेकिन फिर इसके बावजूद भी देश हित में की गई कार्रवाई अधिकांश मामलों में वो जो होता है, ऐसे आप क्या करिएगा, ऐसे कार्रवाई को सही कर दीजिएगा।
देखिए समाधान के स्थान पर निष्कर्ष, देखिए कथन और निष्कर्ष वाला अलग टॉपिक है, कथन और तर्क वाला अलग टॉपिक है, कथन और पूर्वधारा वाला अलग है, तो एक दूसरे में मिलाना नहीं। कभी कभी कहेगा क्या चीज, जैसे कि बाल विवाह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ठीक, तो इसको रोकने का आपको उपाय बताना है। ये नहीं कहना है कि अरे इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, ये तो उसका निष्कर्ष हुआ, इसका प्रभाव हुआ, परिणाम हुआ कि बाल विवाह की घटनाएं बढ़ेंगी तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी और वो अशिक्षित रह जाएंगे। तो ये नहीं बताने कि वो अशिक्षित रह जाएंगे, बात तो सही, अशिक्षित रह जाएंगे, बाल विवाह हो जाएगा, समय से पहले विवाह हो जाएगा तो वो अशिक्षित रह जाएंगे, लेकिन आपको कार्रवाई में ये नहीं कहना है कि अशिक्षित रह जाएंगे, आपको उसका उपाय देना है। यानी कथन है तो कार्रवाई में कार्यवाही होना चाहिए, आपका उपचार होना चाहिए, ना कि उसका निष्कर्ष बताइए। आप निष्कर्ष बताया गया है तो बात भले ही सही रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं मानी जाए, क्योंकि वो कार्रवाई ही नहीं है। तुरंत लिया गया कठोर निर्णय सामान्य रूप से गलत होगा, ये वाला प्रश्न बहुत आपको आएगा ऐसा, जिसमें कठोर निर्णय लिया जाएगा। जैसे यहां पे कुछ गलत काम हुआ, रोड पे जा रहे थे, गाड़ी अचानक से क्या हुआ कि डगमगाने लगी और गिर गई। अब तो तत्काल निर्णय क्या कि जो सरकारी ड्राइवर है उसको तत्काल नौकरी से निकाल देना चाहिए, या प्राइवेट गाड़ी है तो इस कंपनी की सभी गाड़ियों के मालिक, इस मालिक की जितनी गाड़ी है सबको बैन कर देना चाहिए। ऐसा कुछ समाधान रहेगा तो वो गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ इस पर विचार विमर्श नहीं किया, कोई इस पर जांच नहीं बैठाया, बिना जांच परख के क्यों हुआ ऐसा, किस कारण से मानवीय त्रुटि थी कि लापरवाही थी, क्या था, ये बिना पता कि आपने तुरंत ले लिया निर्णय है और वो भी कठोर है, तो सामान्यतः कठोर निर्णय सामान्यतः मान्य नहीं होता। कठोर निर्णय मान्य होता है, लेकिन तत्काल लिया गया कठोर निर्णय मान्य नहीं होगा। यानी बिना जांच के नौकरी से हटाना या जेल भेजना, ऐसा जो रहेगा निर्णय वो मान्य सामान्यतः नहीं होगा। देखिए मैं भी अपने बात में समानता लगा दे रहा हूं बचने के लिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसी बात रहे कि मान्य हो भी सकता है। समान रूप से ओवर एक्टिव निर्णय गलत होंगे। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ओवर एक्टिव हो जाना किसी समस्या को लेकर, समस्या है छोटी सी और एक्टिव इतना ज्यादा हो कि कार्रवाई करना या बताना, तो ये कार्रवाई गलत मानी जाएगी। जैसे कि आवश्यकता से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिए गए निर्णय, आगे प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, किसी प्रश्न में आएगा तो। छोटी सी समस्या है, बिजली का यहां तार टूट गया है और इसके चलते कुछ घरों में बिजली नहीं आ रही है, और आपने समाधान क्या दे दिया, इसके लिए समिति बैठाई गई, बैठा देनी चाहिए, क्यों हुआ इस पर जांच बैठा देना चाहिए, जो इसके लिए गलत पाया जाए उसको जेल भेज देना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, ओवर एक्टिव नहीं बनना है। छोटा सा कारण है, बस उसको तार जुड़वा देना है, छोटा सा समाधान होना चाहिए। छोटी समस्या छोटा समाधान, छोटी सी समस्या और बढ़ा चढ़ाकर समाधान दे देंगे तो ओवर एक्टिव ज्यादा बनेंगे, तो वो क्या होगा, कार्रवाई गलत हो जाएगा। और ये तो हर में ट्रिक आ जाता है कि एकमात्र लगा रहे, केवल यही समाधान है, यही समाधान है, 100% समाधान इस समस्या का यही, ऐसी बात कही जाए, कठोर बात की जाए तो सामान्य रूप से गलत होती है। ये आपको पता भी होगा, ये ट्रिक सब में रहता है। अब देखिए संतुलित भाषा वाली जो कार्यवाही रहेगी, जिसमें सामान्यतः, सामान्य रूप से, संतुलित वाली बातें जो सामान्य रूप से क्या होती हैं, सही होती है, जिसमें लिखा रहेगा सामान्यतया, संभव है, यह भी, उचित, जैसे लिखे रहते हैं हमारे यहां उचित मूल्य पर वस्तुएं दी जाती है, उचित मूल्य पर, तो ऐसी बात, या मात्रा अनुसार सजा देनी चाहिए, नियमानुसार सजा देनी चाहिए, ऐसा कुछ संतुलित नाप तौल के भाषा का प्रयोग अगर कोई वाक्य कर रहा है तो ज्यादा इशारा है कि वो कार्रवाई सही की तरफ जा रहा है। ये सब एक ट्रिक है जहां जो कि आपको 80% मामलों में मदद करेंगे, 100% नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैं भी संतुलित भाषा का ही इस्तेमाल करता हूं। कॉमन सेंस आपका हमेशा मदद करेगा। अगर आपका कॉमन सेंस सही है और बस थोड़े से प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 50-100 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका प्रश्न ये सही होने लगेगा। लेकिन अगर आपका कॉमन सेंस सही नहीं है, आप प्रश्न कुछ है, सोच कुछ रहे हैं, उत्तर कुछ दे रहे हैं, तो हमेशा आपके प्रश्न गलत होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कॉमन सेंस को विकसित नहीं किया जा सकता, कॉमन सेंस को बिल्कुल विकसित किया जा सकता है। कैसे? तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस भी ऐसी कि उसमें व्याख्या विस्तार से देखिए कि क्यों ये मेरा प्रश्न गलत हुआ, इसमें व्याख्या क्या दिया, उस व्याख्या के आधार पर एक आप अपने माइंडसेट को विकसित करिए, अर्थात प्रैक्टिस खूब करें तो आपका कॉमन सेंस भी काम करने लगेगा। उत्तर के संबंध में बताई गई व्याख्या आत्मसात करें। उत्तर तो देखें कि सही गलत प्रश्न होगा ही, आपसे जरूर गलत होगा, लेकिन उत्तर में जो प्रश्न गलत हुआ है उसकी व्याख्या को विस्तार से देखिए और आत्मसात करिए कि दोबारा ऐसा प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हमें क्या उत्तर देना पड़ेगा।
अब कथन और कार्यवाही के कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी हैं, यानी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए मैं प्रश्न पढ़ने के बाद ज्यादा देर रुकूंगा नहीं आपके उत्तर की जानने के लिए। आपके पास साधन है, आप अपने वीडियो को रोक दीजिएगा, खुद से उत्तर दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को बढ़ाइएगा और मेरा उत्तर सुनिएगा। गर्मियों के दौरान प्रदूषित पानी पीने से, गर्मियों के दौरान प्रदूषित पानी पीने से हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। मेन शब्द क्या है? प्रदूषित पानी, और इससे होती है हर साल मौत। छोटी सी बात। अब कार्रवाई, अगर आप डीएम होते तो क्या करते? अपने आप को डीएम मान लीजिए कुछ देर के लिए। तो कार्रवाई यह है कि सरकार को अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, प्रदूषित पानी से ही मौत हो रही है और जनता खुद तो दूषित या प्रदूषित या अच्छा स्वस्थ पानी बना नहीं सकती है, ये सरकार का ही काम है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, लोगों को प्रदूषित पानी पीने के खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग इधर उधर से पानी पी लेते हैं, दुकानों पे गंदा पानी पी लेते हैं, अगल बगल छोटे मोटे गड्ढों में जो पानी भरा रहता है या तालाबों के गंदे पानी लोग पी लेते हैं। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि वो उबाल कर पानी पिए, छान कर पिए, कुछ भी ऐसा बताया जाना चाहिए। तो ये भी सही है। अधिकतर आप जागरूकता वाले कार्यक्रम या दीवारों पर लिखा रहता है कि दूषित बासी भोजन, दूषित पानी बीमारी की है, यही नहीं सही। ऐसे ऐसे सरकार लोगो भी लिखवाती, स्लोगन भी लिखवाती है। तो ये दोनों ही यहाँ पे कार्रवाई आपका क्या हो जाता है? देखिए 1 और 2 दोनों अनुसार करते हैं, ऐसे ही विकल्प लिखा रहेगा। अब आपके प्रश्न सामने कथन ऐसे, कार्रवाई कभी 2 और कभी कभी विकल्प के रूप में 4 भी रहता है। अब अगला प्रश्न देखिए, खुद से पढ़िए। कुछ लोगों को जब तक खुद से नहीं पढ़ते हैं तब तक उनको प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो वीडियो रोक के खुद से आप पढ़िए। मैं थोड़ा किनारे भी हट जाया कर रहा हूं। पिछले 2 महीनों के दौरान, पिछले 2 महीनों के दौरान, 2 महीना से, देखिए 2 महीना से लगातार बारिश के कारण सभी प्रमुख 1-2 नहीं, सभी प्रमुख सड़कों की हालत खराब हो गई है। 2 महीना बारिश हुआ है, 2 महीना पूरे, और लगभग सभी प्रमुख सड़कें, छोटी छोटी सड़कें नहीं, प्रमुख सभी सड़कें उससे प्रभावित हो गई, यानी पानी में डूब गई हैं। तो आप एक्शन क्या लेंगे? डीएम के रूप में या नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, किसी रूप में? शहर के नागरिक प्राधिकरण को वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त यातायात कर्मचारी, क्योंकि अब सोचिए सही है कि नहीं है, आप डीएम के रूप में ये करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि सारे मेन जितने रोड हैं, इधर से इधर जाने वाला, इधर से इधर जाने वाला, सब पे पानी है, तो ट्रैफिक जाम लगेगा। क्योंकि लोग मानते नहीं हैं, कितना हूं उन्हें पता रहेगा कि बारिश हुआ 2 महीने से जाम होगा, इसके बावजूद भी उनको काम ऐसा रहता है कि वो काम को टाल नहीं सकते, या पता नहीं होता है तो भी रोड पे आ ही जाते हैं और जाम लग ही जाता है, क्योंकि सबका अपना अपना काम है, वो रुकते नहीं है, और ये लोग आके एक जगह पे जाम लगा देते हैं। तो जब जाम ज्यादा लगेगा तो उसे अतिरिक्त यातायात कर्मचारी रहेंगे, तभी वो डायरेक्ट कर पाएंगे, हटा पाएंगे, नहीं तो 2-2, 3-3 दिन जाम लगा ही रह जाता है। तो ये सही है। दूसरा, शहर के नागरिक प्राधिकरण को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये भी सही है, जो क्योंकि पानी से सड़कें खराब हो जाती, क्षतिग्रस्त हो जाती, तो उसकी भी मरम्मत की पूरी व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा करना चाहिए। सड़कों के खराब पैच के बारे में, क्योंकि बारिश ही दुश्मन है रोड का, बारिश हुआ कि रोड खराब, सड़कों के खराब पैच के बारे में साइन बोर्ड लगाकर मोटर चालकों को विभिन्न स्थानों पर अलर्ट किया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना बना सके। यानी जगह जगह पे साइन बोर्ड लगाना चाहिए ऐसे कि यहां आगे रास्ता खराब है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहां से कोई रोड यहां गया है और यहां पे रोड खराब है, और यहां से भी एक रोड गया ऐसे जो कि यहीं जाएगा लेकिन ये सही है, तो अगर यहां आप पता नहीं चलेगा तो लोग यहां से यहां 20-25 किलोमीटर आ जाएंगे, पता चलेगा रोड खराब है तो फिर पीछे जाएंगे 20-25 किलोमीटर, फिर इधर से जाएंगे, तो इन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। और यहीं पर उन्हें अगर बोर्ड दिख जाता है कि आगे रास्ता खराब है, तो यहीं से ये अपना अलग रास्ता यहां वाला पकड़ लेंगे। यानी साइन बोर्ड भी लगाना क्या है? जरूरी है। यानी यहां पर क्या हो जाता है? तो यहां पर हो जाता है तीनों ही कार्रवाई बिल्कुल सही है। रोड खराब है उसको भी ठीक करिए, और प्राधिकरण को वाहनों की आवाजाही के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तो चाहिए ही अगले दिन, और सड़कों की खराब पैच के लिए जगह जगह साइन बोर्ड लगाकर सूचित भी करिए। स्कूल एम, यानी कोई स्कूल एम है, उसका नाम है स्कूल एम के प्रबंधन ने अपने कैंटीन के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं में सभी छात्रों को
अगले शैक्षिक वर्ष से, इस साल से अगले शैक्षणिक वर्ष से मुफ्त नाश्ता देने का फैसला किया है। भले ही उन्हें कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा, यानी सरकारी अनुदान नहीं मिलने वाला है, इसके बावजूद मैनेजमेंट अगले साल से मुफ्त में नाश्ता देगा। किसको? प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को। तो इसमें क्या है कार्रवाई? पहला, इसको सुनने के बाद कार्रवाई क्या करेंगे आप अधिकारी के रूप में, उसी स्कूल के अधिकारी के रूप में या मैनेजर के रूप में? कैंटीन सुविधाओं और बर्तनों की जांच की जानी चाहिए और इसे ठीक से सुसज्जित करने के लिए नई खरीद की जानी चाहिए। तो सही बात है। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया कि अगले साल से, मैं ही अपने ही आपको मैनेजर समझ लीजिए कि आपने घोषणा कर दिया कि अगले साल मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क नाश्ता दूंगा। तो नाश्ता देंगे तो उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। जैसे शादी है कल, तो आज लोग व्यवस्था बनाते हैं, कहां कैसे खिलाना, कितना बर्तन लगे। उसी तरह से कल से जब आपको अगले साल से नाश्ता देना है तो बर्तनों की जांच भी करना पड़ेगा, कितना बर्तन कम है, क्या है, नहीं है, और उससे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना, खरीद भी करना पड़ेगा जो चीज की कमी होगी। तो ये कार्रवाई आपको करना पड़ेगा। ये क्रिया है तो ये उसकी प्रतिक्रिया है। ये काम करना है तो ये आपको करना पड़ेगा। आने वाले वर्षों के लिए इस योजना का समर्थन करने के लिए फंड जुटाना पड़ेगा। सही बात है, फंड, क्योंकि सरकारी अनुदान नहीं मिलने वाला है तो फंड जुटाने की भी व्यवस्था उसको करनी पड़ेगी। ये भी कार्रवाई आपको करना चाहिए उस मैनेजर को। तो दोनों ही कार्रवाई यहाँ पे सटीक है, और जो जब दोनों ही कार्रवाई सटीक है तो हमारा आंसर हो जाता है 1 और 2, दोनों ही यहां पे कार्रवाई सही है। अगला प्रश्न है, एक उपयोगिता कंपनी के लिए, कोई भी उपयोगिता कंपनी होगी, एक उपयोगिता कंपनी के लिए गैस पाइपलाइन बिछाते समय परीक्षण के दौरान गैस पाइपलाइन फट गई और बड़ी मात्रा में आग लग गई। ये गैस पाइपलाइन है, ये यहां से फट गई और बड़ी मात्रा में क्या हुई, आग लग गई बड़ी मात्रा में। तो अब कार्रवाई आप क्या करेंगे डीएम के रूप में? घटना की जांच पूरी होने तक तत्काल उपयोगिता कंपनी के सारे लाइसेंस निलंबित कर दिए जाना चाहिए। गलत, क्योंकि मैंने बताया था तत्काल लिया गया कठोर निर्णय गलत होगा। आप उसकी कंपनी के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए और जांच आपने कुछ किया नहीं। अब बाद में जांच पता चले कि ये मानवीय त्रुटि थी या किसकी गड़बड़ी से हुआ, विद्युत विभाग से किसकी गड़बड़ी से हुआ कुछ पता ही नहीं। इसके बावजूद आपने सारे कंपनी के सारे लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दे बिना जांच के। तो बिना जांच के किया गया निर्णय वैसे भी सरसरी तौर से क्या होता है, गलत। कम से कम जांच तो आने दीजिए, उसके बाद निरस्त करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये वाला कार्रवाई सही नहीं है। उस क्षेत्र के निवासी लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे जलने के घाव से, यानी कि जलेंगे, घाव होगा, आग से बचने के लिए अपने घर के भीतर रहे। देखिए यहां पे आग लगा है तो यहीं आसपास में घर भी हैं। तो आप ये बताइए, यहां पे आग लगा है तो अगल बगल के घरों में आग लग ही सकता है। तो क्या घर ही में लोग रहें? आपके पड़ोस में आग लगा है तो आप घर ही में बैठे रहेंगे कि मुझे आग लग जाए, कि जल्दी से वहां से निकलेंगे, देखेंगे कहां तक आग पहुंचा, या कहां से अगर आग आपके पास पहुंचेगा तो वहां तुरंत निकल के भागने की सलाह देंगे। ये सिखाने की बात नहीं, अपने आप ही आपके यहां बगल में आग लगा है तो यहां से अगला आदमी यहां से निकल के भागेगा, घर में नहीं रुकेगा। तो ये भी सरासर क्या है, कार्रवाई एकदम निगेटिव है, उल्टी है। तो दोनों ही कार्रवाई यहां पे क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, सही नहीं है। दोनों की कार्रवाई क्या है, गलत है। अब अगला प्रश्न कथन है, पढ़ लीजिए। सतर्क ग्रामवासियों ने मिलकर, जो सतर्क अलर्ट ग्रामवासी थे उन्होंने मिलकर खूनी यानी खून करने वाले शस्त्रों से सज्जित डकैतों को के समूह को पकड़ लिया, यानी कि गांव वाले ने डकैतों को पकड़ लिया। बहुत बहादुरी का काम किया है। तो इस पर आप कार्रवाई या प्रतिक्रिया क्या देंगे, डीएम के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, उच्चाधिकारी के रूप में? तो यहां पे लिखा है ग्रामवासियों को उनकी बहादुरी और एकता के लिए पुरस्कार देना चाहिए। बिल्कुल से उन्हें पुरस्कार देना चाहिए ताकि लोगों में इस बात को सुनकर खुद ऐसा काम दोबारा करने की प्रोत्साहन मिले। और दूसरा कह रहा है कि ग्रामवासियों को अत्याधुनिक शस्त्र प्रदान करना चाहिए। तो ये कोई पुलिसकर्मी थोड़ी है, बहुत से ग्रामीण होंगे, हो सकता है उसमें कुछ बूढ़े हो, कुछ बुजुर्ग हो, कुछ नवयुवक हो, कुछ बच्चे हों, सबने सहयोग किया हो, तो उनको अत्याधुनिक हथियार देंगे और बाकी लोगों को क्या नहीं देंगे? तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि उस सबको अत्याधुनिक हथियार दे दिया जाए। ये तो बिल्कुल गलत बात है, प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यवहारिक है। तो केवल पहला वाला जो कार्रवाई है आपका सही है, दूसरी वाली कार्रवाई सही नहीं है बल्कि अव्यवहारिक है। उच्चाधिकारी जो निर्णय लेते हैं तो 10 निर्णय लेते हैं तो उसमें 8 सही रहते हैं, 2 निर्णय कभी कभी उनके भी गलत होते हैं, क्योंकि वो अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेते हैं और गलत निर्णय लेते हैं तो गलत काम हो जाता है, कुछ भगदड़ मच जाती है।
तो गलत निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको इसमें सही निर्णय लेना है। अगला है कुछ विद्यालय ऐसे हैं। आप देखिए, वीडियो को रोक दिया करिए, खुद से उत्तर दिया करिए, उसके बाद मेरे उत्तर को सुना करिए। कुछ विद्यालयों में अधिकांश छात्र अंतिम परीक्षा में पास नहीं हो पाए। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पे अधिकांश छात्र क्या हो गए, पास नहीं हो पाए, यानी फेल हो गए। तो कार्रवाई आप क्या करेंगे, डीएम के रूप में या शिक्षा अधिकारी के रूप में या शिक्षा मंत्री के रूप में। ऐसे विद्यालयों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। पहले समस्या पकड़िए। समस्या क्या है, विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो क्या जब विद्यार्थी फेल हुए हैं तो विद्यालय बंद कर देंगे तो पास हो जाएंगे, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, विद्यार्थी पास होने लगेंगे उस गांव के। कोई विद्यालय है गांव में, एक विद्यालय एक गांव में, इसमें अधिकांश विद्यार्थी फेल हो गए, तो इस विद्यालय को बंद कर देंगे तो क्या यहाँ के गांव का विकास होगा, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। फेल हुए तो उसका कारण पता करिए कि क्यों फेल हुए हैं, उस समस्या को खत्म करिए ताकि शिक्षा मिले। ये नहीं कि विद्यालय बंद कर देने से समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी, तो ये नहीं करना। विद्यालय बंद कर देना चाहिए, वो भी कब, तुरंत, बिना जांच पड़ताल के, क्योंकि वे अनुत्पादक बन गए तो उन्हें उत्पादक बनाने का प्रयास करिए, समस्या को पढ़ के उसे दूर करने का प्रयास करिए, न कि जड़ से ही उस समस्या को खत्म कर दीजिए। इसको कहा जाता है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं रहेगा तो और जो कोई बांसुरी अगर बजाना चाहे तो वो कैसे बजाएगा। जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग जो पास हुए होंगे उनका क्या होगा, ये भी तो सोचिए। 100 में 10 ही लोग पास हुए होंगे, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, उनका क्या होगा, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। गलत है। ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को तुरंत छटनी कर देना चाहिए। पता नहीं शिक्षकों की गलती थी, छात्रों की गलती थी, या उस विद्यालय के प्रांगण की गलती थी कि वहां पे हो सकता है पानी लग जाता हो सकता है उसका बिल्डिंग टूटा हो, पढ़ाई ना हो पाती हो, कई कारण हो सकते हैं। पहले जांच कराई तब कार्रवाई करी, इसलिए ये भी कार्रवाई सरासर अन्याय हो जाएगा। यानी दोनों ही यहां पे गलत है, कठोर निर्णय है। बार बार क्या, फसल खराब होने की वजह से ग्रामवासी, जो फसल खराब हो गई है यहां से, ग्रामवासी शहरी क्षेत्र की ओर स्थानांतरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। शहर में जा रहे हैं, फसल खराब हुई, इसलिए लोग शहर की तरफ स्थानांतरण कर अपनी जीविका के लिए कर रहे होंगे। उनके अनिश्चय उनका वित्तीय स्थिति सही नहीं, उसका सामना करना पड़ रहा है उसको। सही बात है, गांव से जब शहर में जाएंगे, गांव में फसल खराब हुई, आप शहर में जा रहे कमाई के लिए, तो आपकी वित्तीय स्थिति सही नहीं रहेगी। तो अब कार्रवाई आप क्या करेंगे, ग्रामवासियों को अपने ही गांव में आय के पर्याप्त स्रोत प्रदान कर देना चाहिए, जिससे वे अपने ही गांव में रहे। बिल्कुल सही है। यानी कुछ रोजगार की व्यवस्था सरकार वही गांव में कर दे तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या पड़े। दूसरा, स्थानांतरित ग्रामवासियों को शहरी क्षेत्र में बचे रहने, यानी शहरी क्षेत्र में जो लोग गए हैं वो लोग जिंदा रहें, सरवाइव कर जाएं, इसके लिए काम प्रदान करना चाहिए जिससे वे जीवित रह सके। यानी जो शहर में पलायन कर गए हैं उन्हें कुछ काम की व्यवस्था किया जाए ताकि वो वहां पे सरवाइव करें, उन्हें जिंदा रहने का चांस मिले। सुनने में तो अच्छी बात लग रही है, लेकिन ये एक ऐसी कार्रवाई होगी जो एक नवीन समस्या को जन्म देगी। क्या देगी, नवीन समस्या को जन्म देगी। क्योंकि जो ही किसी 1-2 लोगों को रोजगार देंगे, किसी कंपनी में सरकारी नौकरी या कुछ भी देंगे, तो तुरंत ये गांव वाले अपने गांव वालों को फोन करेंगे, अपने पड़ोसियों को फोन करेंगे, अपने बगल वालों को फोन करेंगे, अपने रिश्तेदारों को फोन करेंगे। ऐसा है कि वहां क्या बैठे हो, फसल खराब है, आ जाओ गांव में, यहाँ नौकरी मिल रही है। ऐसे कर करके पूरा गांव खाली हो जाएगा, कुछ लोगों को छोड़ के पूरे गांव के लोग यहाँ आ जाएंगे, और ये इस तरह से यहाँ पे स्थिति जो है वो बदल जाएगी। तो ये वाला सही नहीं है, जिससे एक और समस्या आ जाए। जो गांव में है वो गांव ही में रहे और उसे वहीं पे रोजगार मिल जाए, ये वाली बात सही है। यानी पहला सही है, दूसरा सही नहीं है, केवल पहला सही है। अब देखिए मौसम विभाग ने क्या किया है। मौसम विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि आने वाले वर्ष वर्षा कम होगी। वर्षा कम होती है तो कृषि अच्छी नहीं होती सामान्यतः। ठीक है, तो कार्रवाई क्या करेंगे, किसानों को संभवतः घटना के लिए तैयार रहने की सलाह दी जाएगी। यानी पहले उनको बता दीजिए कि इस बार बारिश कम हुई है, ताकि उसी हिसाब से वो बीज बोएं, किस चीज की फसल बोएंगे कि कम पानी में हो जाए। यानी उन्हें कुछ इस जानकारी से लाभ मिल सकता है। तो बिल्कुल सही कार्रवाई है, ऐसा उन्हें बता देना चाहिए कि इस साल बारिश कम होने की आशंका है। यानी उसी अपने हिसाब से आप काम करिएगा। सरकार को चाहिए कि वह प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रदान करने की व्यवस्था करिए, भी सही है। जल प्रदान कर देंगे तो जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। दोनों ही सही है।
मौसम विभाग ने बताया, फिर मौसम विभाग ने कुछ बताया, देखिए क्या बताया है इस बार। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 48 24 दूना 48 यानी 2 दिन में 48 घंटों के दौरान शहर में भयंकर तूफान जिसमें कच्चे मकान, झोपड़े या टीन के करकट वगैरह उड़ जाते हैं, पेड़ वगैरह टूट जाते हैं, गाड़ियों पे इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर गिर जाता है, बहुत नुकसान होता है जान माल की, ऐसा। तो अब इसमें से निष्कर्ष आप पढ़ के देखिए कि क्या आ सकता है। निष्कर्ष का मतलब कि कार्रवाई आपको क्या करना है, निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष अलग हो जाएगा। तो कार्रवाई आप एक डीएम के रूप में क्या करेंगे, प्रशासन को सभी व्यावसायिक और शैक्षिक प्रतिष्ठानों को 2 दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। 2 दिन मतलब 48 घंटे कहा ही क्या है, तो 48 मतलब 2 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे रास्ते में रहेंगे, स्कूल में रहेंगे तो कोई दुर्घटना हो सकती है और होगी ही, तो इसलिए 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला बिल्कुल उचित है। प्रशासन को सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शहर में निवासियों में दहशत पैदा हो सकती है। थोड़ा सही लग रहा है कि दहशत पैदा हो जाएगा, तो क्या दहशत न पैदा हो इसके लिए आप किसी को बताएंगे नहीं कि आंधी तूफान आने वाला है, कोई रास्ते में रहेगा, कोई दुकान पे रहेगा, कोई स्कूल में रहेगा, कोई घर पे रहेगा, तो नुकसान ज्यादा होगा, रोड पे लोग रहेंगे। तो जब बताएंगे ही नहीं तो उन्हें अलर्ट कैसे करेंगे। 2 दिन के लिए स्कूल बंद करेंगे तो क्या कारण बता के बंद करेंगे, यानी कि जब लोगों को बताएंगे भले दहशत पैदा होगा लेकिन लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाला बात सही नहीं है, क्योंकि बताना चाहिए समस्या को ताकि उससे निपटा जा सके। किसी भी संभावित आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को अपने आपदा प्रबंधन कार्यक्रम को सक्रिय करना चाहिए, बिल्कुल सही है, आपदा प्रबंधन और सक्रिय कर दीजिए कि अपना लाव लश्कर इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके तैयार रहे, क्योंकि आंधी आने वाली है, उससे नुकसान जरूर होगा, उसको कम करने के लिए। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा सरासर गलत कार्रवाई हो जाएगा। देखिए छिपाएंगे तो अलर्ट कैसे करेंगे। बहुत से स्कूलों में स्कूल बसों ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी किट लगवाए। इससे परिणाम स्वरूप शॉर्ट सर्किट के कारण इन बसों में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं और स्कूली बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। यानी शॉर्ट सर्किट होती है, क्यों? सुरक्षा के दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना लगवा देते हैं। जैसे हर स्कूल में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, गैस एक होता है जो आग बुझाने के लिए क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, या जो नियम कानून है उनका पालन बिना किए सीएनजी किट लगाई जा रही है, ये बात है। तो आप कार्रवाई क्या करेंगे? क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उन सभी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिसमें सीएनजी किट लगा है, बिल्कुल सही। जांच करेंगे तो पता चल जाएगा किसने सही से लगवाया और किसने गड़बड़ी की है, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया है। जिसने पालन नहीं किया उस पर कार्रवाई करिए, जो पालन किया उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे डर के मारे सब लोग अच्छे से किट लगवा देंगे तो ये दुर्घटना कम हो जाएगी। स्कूल प्रबंधनों को सीएनजी किट लगी बसों को किराए कर लेना तत्काल बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। किराया, ये सीएनजी किट में दिक्कत थोड़ी ना है, ये दिक्कत क्यों? सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना लगवाना दिक्कत है। इन्हें सीएनजी किट वही लगे उनको कर लेना बंद करने से क्या फर्क? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते रहिए, लेकिन आप ये जो दिशा निर्देश है इसका पालन करवाने पर बल दीजिए। तो ये दूसरा वाला सही नहीं है। सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करने। सीएनजी बस पे क्यों सरकार रोक लगाएगी? इसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी योजना में दिक्कत है तो उस योजना को बंद मत करिए। किसी योजना के पालन में दिक्कत है, यानी सीएनजी में दिक्कत नहीं है, उसके सुरक्षा निर्देशों के बिना लोग लगा ले रहे, इसमें दिक्कत है तो उसकी व्यवस्था टाइट करिए। प्राधिकरणों को सारे स्कूलों की बसों को जांच करवाइए। जांच करवाएं खुद सभी के सभी डर के मारे सभी मापदंडों को पूरा करके सीएनजी किट लगवाएंगे और दुर्घटना नहीं होगी। तो ये अधिसूचना जारी करके क्या फायदा हुआ है? जो प्रदूषण मुक्त वाला सीएनजी है उस पर रोक लग जाएगा तो प्रदूषण और फैलेगा पेट्रोल से, तो सही नहीं है। समस्या दूसरी खड़ी हो जाएगी, पेट्रोल वाला लोग इस्तेमाल करेंगे, प्रदूषण बढ़ जाएगा। केवल इसमें पहला ही सही जान पड़ता है। अब अगला है आइलैंड शहर में अचानक बादल फटने से अप्रत्याशित बारिश हो गई। बादल फटता है तो अप्रत्याशित ढेर सारी बारिश होती है, जिससे सारे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, हो जाती है।
बड़ी संख्या में लोग अचानक फंस गए, जो जहां होगा वहां फंस गया होगा, और कुछ लोग मरे भी होंगे, कुछ लोग चोटिल भी हुए होंगे, और कुछ लोग जो होंगे बचे होंगे वो कहीं फंस गए होंगे। तो कार्रवाई आप क्या करेंगे? भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए, भविष्य की बात हो रही, पहले यही गलत लग रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल एक कार्य योजना लागू करनी चाहिए। कार्य योजना, और वो भी तत्काल, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कह रहा है। फिलहाल में समस्या इस समय है, इस समय की बात की जाए, इसलिए ये कार्रवाई सही नहीं कि भविष्य के लिए योजना बनाने लगे। इस समय जो हुई है उसकी बात केवल करिए। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए सही है। स्थानीय प्रशासन को तत्काल, इसमें तत्काल लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी ये सही हुआ क्योंकि ये तत्काल ही कार्रवाई की जरूरत है। इसमें अपने कर्मी तैनात करना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्थानीय प्रशासन को सभी नागरिकों को स्थिति के सुधारने तक सड़क पर निकलने का जोखिम न उठाने की सलाह देना चाहिए, भी सही है, नहीं तो लोग बाहर निकलेंगे वो भी फंस जाएंगे। तो दोनों, दूसरा और तीसरा क्या है? सही है, दूसरा तीसरा सही है। पिछले कुछ सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, बढ़ती जा रही। महंगाई ऐसी चीज है कि बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए एक सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। यानी क्यों कीमतें बढ़ रही, कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही है, यानी पता लगाने की क्यों बढ़ रही है, जायज कारणों से बढ़ रही है या नाजायज कारणों से बढ़ रही है, पता लगाना चाहिए। जब समस्या पता चल जाएगी सरकार को क्यों बढ़ रही है, तब सरकार एक्शन ले सकती कि किस कारण से बढ़ रही है। तो विशेषज्ञ समिति का गठन करना बिल्कुल सही है। सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। कर से बहुत ढेर सारा पैसा सरकार को आय होता है, तो कभी भी आपने देखा होगा कर अचानक से कोई सरकार समाप्त नहीं करती, कम कर देती, समाप्त नहीं करती जल्दी, और अचानक से तो बिल्कुल नहीं करती बिना किसी विशेषज्ञ समिति के सुझाव के। तो कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, गलत है कार्रवाई, कोई भी करता ही नहीं ऐसा। सरकार को अपना आम जनता को सूचित करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद न करें। देखिए, आवश्यक वस्तु ये खुद कह रहा है और कह रहा है खरीद न करें। जब आवश्यक वस्तु है तो कैसे खरीद करने से मना कर सकते हैं? और वो महंगी होगी तो खुद जिसको नहीं खरीद पाएगा नहीं खरीदेगा, इसमें मना करने वाली चीज क्या है? जो चीज महंगी है तो ना खरीद पाने वाला खुद नहीं खरीद पाएगा, खरीद लेने वाला खरीद लेगा। तो ये सुझाव क्यों दे कि वो वस्तु जब आवश्यक ही है, जिसको आवश्यकता होगी खरीदेगा ही। तो ये वाला भी सही नहीं, केवल यानी कि पहला ही सही कार्रवाई है, सही समाधान है। दोस्तों, अगर आप हमसे पेन फ्री रीजनिंग सीखना चाहते हैं बहुत ही कम मूल्य में, यानी केवल 251 रुपए में रीजनिंग सीखना चाहते हैं संपूर्ण रूप से, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो 251 रुपए आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, व्हाट्सएप पर आपको सपोर्ट में मिलेगा, और पूरी की पूरी रीजनिंग का आपको पीडीएफ भी इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।